मंसूबा बंदी, हिकमत अमली, प्लानिंग स्ट्रेटजी न होने के सबब मुसलमान पसमानदगी का शिकार हैं। दीगर कौमों के मुकाबले मुसलमान काफी पीछे हैं, जबकि नफरत का एजेंडा रखने वाली तंजीमें, समाज को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने वाली तंजीमें सिर्फ इसलिए आगे हैं कि उन्होंने मंसूबाबंद तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ 100 साल तक काम किया है। डीएसएफ फाउंडेशन के इजलास में एमएलए रिजवान अरशद ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु के केएमडीसी भवन में डीएसएफ यानी डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन का तहनीती इजलास 21 सितंबर 2024 हफ्ते की शाम मुनअक़द हुआ। प्रमोटेड मुस्लिम ऑफिसर्स मुंतखब समाजी कारकुनों को तहनीत पेश करने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल की सरपरस्ती में डीएसएफ फाउंडेशन ने ये खूबसूरत तकरीब मुनअक़द की। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स में मुसलमानों की तादाद 5% से भी कम है। सरकारी शोबे में मुसलमानों की तादाद 5% से भी कम है। चंद ताकतें मुसलमानों की इतनी छोटी तादाद को भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती हैं, इसलिए रिजर्वेशन पर हमला किया जा रहा है। स्कॉलरशिप की स्कीमों को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि चंद ताकतें नहीं चाहती कि मुसलमान सरकारी ओहदों पर फायज रहें, लिहाजा मौजूदा दौर में हर मैदान में तरक्की के लिए मंसूबाबंदी, हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर सीनियर आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन मुस्तफ़ा हुसैन, कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद, साबिक चेयरमैन और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जीए बावा, टुमकुर के आला पुलिस ऑफिसर हमजा हुसैन दकनी, सपना बुक कंपनी के मालिक नितिन शाह व दीगर ने इस जलसे से खिताब किया। न सिर्फ सियासतदान अफसरान बल्कि उलमाए कराम के कीमती खिताबात से भी इस्तेफादा करने का मौका मिला। मुफ्ती शमसुद्दीन कासमी बिजली और हाफिज सैयद आसिम अब्दुल्ला शाही ने अपने खिताब में इंसानियत की बुनियाद पर काम करने की तलकीन की और मुनफरिद अंदाज में सरकारी मुस्लिम ऑफिसरों पर मुश्तमिल इस तरह का इजलास तलब करने की डीएसएफ की कोशिशों की सताइश की। इस इजलास के जरिए सरकारी मुस्लिम अफसरों को ये पैगाम दिया गया कि वो पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दें, दौरान सर्विस अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखें। ये बात भी कही गई कि आम तौर पर सरकारी अफसरों को रिटायरमेंट के बाद कम्युनिटी की याद आती है, मस्जिदें याद आती हैं। जब तक सर्विस में रहते हैं अक्सर मुस्लिम अफसरान इक़्तिदार के नशे में चूर रहते हैं, पावर के नशे में चूर रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जबकि कम्युनिटी के मसाइल और कम्युनिटी की तरक्की इनके जहनों में नहीं रहती। डीएसएफ के इस फंक्शन में तमाम मुस्लिम अफसरों को, सरकारी अहदेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए ये मैसेज दिया गया कि वो मुल्क और मिल्लत की तरक्की में अपना रोल अदा करें। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो और चले जाओ। दूसरी जानिब इस इजलास के जरिए मुसलमानों को भी ये पैगाम दिया गया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। लिहाजा मुसलमान अपने आप में तब्दीली लाएं। जिस तेजी के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है उस तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। इजलास के मुंतजिम और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा कि सरकारी अफसरान समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। सरकारी अफसरों को देखकर स्टूडेंट्स में, नौजवानों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। लिहाजा सरकारी अफसरों को चाहिए कि वो अपने इलाके में नौजवानों को, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपनी सर्विस के साथ स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई करें ताकि वो भी आगे बढ़कर
आला से आला अहदों पर फायज होकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे सकें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज जो हमारे साथ जो हालात पैदा हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि जिस समाज में, जिस माशरे में कोई जहर घोलता है, इसलिए जहर घोलता है कि इंसानों को हम अलग करें ताकि हम इख्तिदार पालें, तो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इस माशरे का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि माशरे में जहर घोला जाए और इख्तिदार पैदा किया जाए, उस पर हम काबू पा लिया जाए। तो ये जो कंप्लीट कंट्रोल एक दो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला गया, खासतौर से आरएसएस के हाथ में चला गया, क्या इनके रातों रात इनके हाथ इख्तिदार लग गए? रातों रात क्या इनके दिन बदल गए, किस्मत बदल गई? तकरीबन 100 साल उन्होंने मेहनत की, तकरीबन 100 साल यहां पर आने की। चाहे उनका मंशा गलत हो, चाहे उनके इरादे गलत हो, चाहे उनका एजेंडा जहर फैलाना, इस मुल्क के एकजहती को, यूनिटी को तोड़ना, हिंदू मुसलमानों में जैसा गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे मुफ्ती मौलाना शमसुद्दीन साहब, उसको खत्म करने का शायद एजेंडा हो, लेकिन क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उस पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो बीज फेर रहे हैं, तो कानून कुदरत यह है कि उसके नताज उनको मिलेंगे और वो आज यहां पे हमारे सामने इतने पावरफुल, इतने मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। मोहसिन साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है। जिस कौम में कोई एजेंडा नहीं है, जिस कौम में कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिस कौम में कोई प्लानिंग नहीं है, वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। जिस कौम का सरमाया अगर गलत जगह पे लगता है या गलत भी ना हो, जगह सही हो, उसका रिटर्न वहां नहीं मिल रहा है, तो डेड एसेट्स का कहलाया जाता है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, हम एज ए कौम जब भी इन्वेस्ट करते हैं, वो हम कहां कर रहे हैं उस पर गौर करने की बात है। किस पे कर रहे हैं? पूरे कौम का सरमाया किस पे लगता है? जहां लगना है वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वहां तो नहीं लग रहा है। और जहां लग रहा है उससे रिटर्न कितना आ रहा है, वो भी सोचने की बात है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर लगाए तो उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो हमें और आपको बहुत गौर से सोचना पड़ेगा, इस पर फिक्र करनी पड़ेगी कि हम एज ए कौम अगर हमारे हालात को हम बदलना चाहते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह लगे, ह्यूमन रिसोर्स में लगे, तरक्की पे लगे लोगों की। आप एजुकेशन पे लगाएं, आप यूनिवर्सिटीज कायम करें, आप हमारे बच्चों को हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, वहां से उनकी सलाहियतों को अमल में लाने के लिए उनको वो तालीम तो देनी चाहिए। तो मैं सबको ही कहता रहता हूं कि अगर आप सही में अगर बच्चों को सुधारना चाहते हैं, जो डिग्री पढ़ने के बाद उसमें कोई फायदा नहीं। जरूरत इस बात की है कि 7 to 8 स्टैंडर्ड में आप उनको क्लियर कैरियर गाइडेंस दें, क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है। आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस अफसर बनना है, जो भी काम करना है, अगर आप उस एज में आप बताएंगे तो बच्चे उस मोल्ड में जाएंगे।
ورنہ آپ یہ سوچیں گے کہ ڈگری کے بعد میں کہوں کہ بھائی چل IAS IPS افسر بن جا, میں ٹریننگ دیتا ہوں, رفیع پاشا کتنی بھی محنت کر لیں, کتنی بک لکھ دیں, لیکن وہ گیپ جو ہوتا ہے, جو چیز چھوٹ جاتی ہے, آپ سمجھیے, کیونکہ جو اگر آپ کو UPSC کا ایگزام دینا ہے, اپنے بچے کو سائنس پڑھا دیا, اس کو اکنامکس نہیں آتا, پالیٹی نہیں آتا, جیوگرافی نہیں آتا, اس کو پڑھانے کے لیے آپ کو پھر 3-4 سال ٹائم ویسٹ کرنا ہوگا. تو اگر ہم اسی چیز کو ہم اگر بچوں کو شروع سے بتا دیں کہ نہیں بھائی تم کو یہ کام کرنا ہے 7-8 اسٹینڈرڈ میں, ابھی بچے اس کو آگے لے جا کر اور اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے انسٹیٹیوشن, رفیع پاشا بھی ہیں, ہم لوگ بھی کئی گروپ میں ہیں, کیچ دی مارلی ٹائپ سے ہم لوگ ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں, دہلی میں بھی انڈیا اسلامک سینٹر بھی ہو رہا ہے, دوسرے اسٹیٹس میں ہو رہا ہے. لیکن کرناٹکا میں مجھے لگتا ہے رفیع پاشا بھی یہی کریں گے کہ ہمارے اسکول اور ہمارے مینجمنٹ, اسکول مینجمنٹ بہت سارے جو ہیں وہ اس میں آگے نہیں آئے. ہمارے پاس ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے جو اسکول ہیں وہ کیچ دی مرلی, کیونکہ اس میں جو ہے ڈائریکٹ IAS IPS افسر بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کو گائیڈنس دیتے ہیں, کیریئر گائیڈنس دیتے ہیں. لیکن کرناٹکا میں somehow it's not been successful with best of our efforts. بہرحال کوشش بات ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو لے کر اور اچھی اور ذمہ داری سے اور تھوڑا کام کرنے کے لیے, بات تو شاید ہم بہت زیادہ کر لیتے ہیں لیکن کام کم ہوتا ہے. مجلس میں آئے, بات ہوئی, اچھے ارادے سے گئے, گھر جا کے بھول گئے. مسئلہ یہ ہے کرناٹکا میں. معاف کیجیے گا میں تھوڑی ہو سکتا ہے بات کو تلخ لگے, لیکن جو میں تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن میں 28 سال کا, میں اس کو وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایز اے آفیسر اور ایز اے سوسائٹی حضرت ہیں, میں ایز ایجوکیشن کمشنر رہا ہوں. جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہمارے مدرسے میں لوگ ڈگری لیں, میں نے مدرسوں کو بھی ہائی اسکول کا سینکشن دیا, کئی بنگلور میں بھی دیا ہے. بنگلور کے بعد ہی بہت سارے مدرسے آئے, ان کی فائل ریجیکٹ ہوئی, لیکن اس اعتبار سے میں ایجوکیشن کمشنر تھا, میں نے انسپیکٹ کیا, میں نے کہا نہیں ان کو دے سکتے ہیں. تمکور میں دیا ہے, بنگلور میں دیا ہے, بلکہ ناسک اسکول کو بھی ریجیکٹ ہو گیا تھا, ان کو بھی دیا ہے. تو ہماری یہی کوشش تھی کہ دیکھیے آپ جیسے آپ کرسچنس لوگوں کو دیکھتے ہوں, ان کے یہاں جو پادری ہوتے ہیں وہ فل ٹائم نہیں کام کرتے ہیں, وہ کالج میں لیکچر ہیں, پروفیسر ہیں, سنڈے کو جا کے وہ ماس کنڈکٹ کر دیں گے. That's it. تو میرا یہ ماننا ہے کہ صرف ہم دینی اسلام ہم بالکل ضروری, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں تاکہ وہ کچھ بھی ایک ریگولر اسٹریم میں جا کر باروزگار ہو سکیں اور اپنی فیملی کر سکیں, فیملی کو مینٹین کر سکیں. وہ ہر جگہ ایک مؤذن بن کر, مولانا بن کر لوگوں کے چندے پر نہ رہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ایک اتحاد اتفاق سے, چاہے آفیسر ہوں, چاہے علماء حضرات ہوں, یہ عام بھی بہت سے لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, آپ پاس خالی وقت ہے, آپ زبان سے آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ پاس بہت سارے اسکول کالج ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اسکول کالج سے کام نہیں چلے گا. آپ کیوں نہیں ایک شام میں ایک کوچنگ کلاسز لا سکتے ہیں بچوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے, تو وہاں پر ان کو کیریئر گائیڈنس دے دیں, تو کیا اس سے آپ کو ڈبل فائدہ نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو لے کر میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, ہمارے جتنے افسران ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ کوشش کریں. ایک چیز میں اور کہہ دوں, جیسے پہلے کسی نے کہا بھی ہے, میں اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کسی مسلم کا کام کریں نہ کریں, لیکن آپ بدنام تو ہوں گے. آپ یہ لکھ کے رکھ لیجیے, آپ کبھی یہ مغالطے مت رہیے کہ ہاں میں کسی مسلم کا سپورٹ نہیں کروں گا تو میں بہت بڑا سیکولر انسان بن جاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہے, جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا. تو ایسا مت کیجیے کہ آپ کا نام بھی برباد ہو اور کام بھی نہیں ہو. ہاں بیلنسنگ والا ہے جو ہے وہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں جہاں بھی جو کچھ ہوا, میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کا جو حق ہو, میں نام نہیں دیکھتا ہوں XYZ, جس کا جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ دوں گا, اس میں کوئی لحاظ خیال نہیں. میرا ہی ہوتا ہے. میں ہی آپ سب کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس فیلڈ میں, آپ ایگریکلچر میں ہیں, آپ کمرشل ٹیکس میں ہیں, آپ جس فیلڈ آپ ایک لیکچرر ہیں, جہاں بھی ہیں, جس فیلڈ میں بھی, کوشش کیجیے کہ 2-4 لوگ بچوں کو آپ اپنے ساتھ آگے بڑھا سکیں, ان کو گائیڈنس سکیں, ان کو تھوڑا سا فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کر دیں, ایجوکیشن سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اگر ہم اتنا اپنا کام کرنے لگے نا, تو ٹیچ ون ایچ ون کہ ہم اگر وہ بھی ہم اس کو مان لیں کہ ہر ایک آدمی, ایک ایک آدمی کو ہم کہیں کہ بھائی میں افسر ہوں, ایک بچے کو میں افسر بنا دوں گا, کوشش کروں گا, کوشش تو کر سکتے ہیں, کامیابی اللہ کی بات ہے. تو اتنا بھی اگر ہم کر دیں تو شاید ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری ہو سکتے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت عقل ہے. اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت عقل ہے, اور اسی عقل کے بارے میں
हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने अकल को पैदा किया तो अकल को अल्लाह ने खिताब किया और अल्लाह ताला ने अकल को खिताब करके फरमाया कि अगर तेरा सही इस्तेमाल होगा तो लोग दुनिया में तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, उरूज मिलेगा, बुलंदी हासिल होगी। अगर तेरा गलत इस्तेमाल होगा, लोग जिल्लत में गिरेंगे और पस्ती में जाएंगे, नाकाम होंगे। ये बात अकल को अल्लाह ने खिताब किया है। और फिर हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकल की तशरीह करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने अकल के 100 हिस्से बनाए, 100 हिस्से अल्लाह ने अकल की तकसीम किए और 100 हिस्सों में से एक हिस्सा हजरत आदम से लेकर आज तक और कयामत तक आने वाले जितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, दानिश्वर हैं और जो आजकल जो इन्वेंशन के जो काम हो रहे हैं, ये सब अकल के एक हिस्से का करिश्मा है। यानी हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले जितने बड़े बड़े दानिश्वर गुजरेंगे, अकल वाले गुजरेंगे और अजीब अजीब जो इन्वेंशन इस वक्त हो रहे हैं, अकलें हैरान हैं, वो सब अकल का एक हिस्सा बदला है। बकिया 99 अकल के हिस्से, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह बकिया अकल के 90 पर 9 हिस्से कहाँ हैं? तो हमारे आका ने फरमाया वो 90 पर 9 हिस्से अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, हमारे आका को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा दुनिया में कोई अक्लमंद इंसान हो सकता है पहले से लेकर अब क़यामत तक, वो हमारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अकल की जो दौलत अल्लाह ने दी है इंसानों को, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो जाए और इसका सही रुख मिल जाए तो फिर इंसानों के लिए फायदा होगा, इंसानियत के लिए फायदा होगा। ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್, ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್, बट व्हाट इज अवर पोजीशन टुडे इन एंटायर वर्ल्ड? सो इसको समझने के लिए पैगंबर साहब के बारे में जो बहुत सारे उलमा इकराम और लर्नड पीपल, फिलोसोफर्स जो लिखा है, उनकी तफसीर को पढ़ना जरूरी है। बेयर एक्ट जैसा एक लॉ होता है, बेयर एक्ट पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े तो समझ में आता है। सो मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में हजारों लाखों लोगों ने लिखा है, उनको पढ़ना है। ऑफिसर्स ने लिखा है, मिलिट्री के सेनापतियों ने लिखा है, पॉलिटिशियंस ने लिखा है, उनको पढ़ने से मालूम होता है। कुरान के बारे में भी ऐसा ही, कुरान आप बेर पढ़ेंगे, बगैर मतलब के पढ़ेंगे तो सिर्फ तिलावत हो जाती, मगर कुरान को समझना और जो बड़े बड़े उलमा इकराम जो लिखे हैं उसको पढ़ने से कुरान क्या है, कितनी बड़ी नेमत है, ये चीज हमें पता चलता है। तो क्या हम 1450 साल के पीछे ही रहना है? क्या आज के हालातों को समझना नहीं है, सीखना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, सबके साथ नहीं रहना है? क्या उसी सोच में रहना है? दिस वी हैव टू डिसाइड। दिस इज अ हाई टाइम, ऑलरेडी वी आर इन माइनस, नीचे जा रहे हैं। तो ये सो चेंज इज इनएविटेबल। लाइकवाइज जैसे हम फोन पहले कबूतर से मैसेजेस भेजा करते थे, आज फोन यूज कर रहे हैं। पहले घोड़ा गाड़ी और कैमल पे जाते थे, आज कार यूज कर रहे हैं, एरोप्लेन यूज कर रहे हैं। चेंज, वी आर चेंजिंग, बट वो चेंज उतना काफी नहीं है, और चेंज होना बहुत जरूरी है। ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಚರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು, ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು? ಬದಲು ನಾವು ಆ ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕೊಡದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾರಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಈಮಾನ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ದೀನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೀನಿ ತಾಲೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ, ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಇಂಥ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬೋಲೋ ತಕ್ಬೀರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಗಿದಾಗೆ, ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. एक्चुअली अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो परसेंटेज ऑफ ड्रॉप आउट अमंग मुस्लिम्स इज हायर देन एनी अदर कम्युनिटी. You take it at 7th standard, you take it after SSLC, POC and degree level. And post graduation में तो हमारा participation is negligible even today. मैं समझता हूँ इट इज द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस. क्या भी समझो लोग ऑफिसर्स, मैं खुला बोल रहा था एक बात, मैं बहुत सारे ऑफिसर्स इंटरेक्शन करता हूँ. एक बार हमारी ड्यूटी पक्की होगी, then our only focus is our duty. First preference is our duty, next preference is our family, and दूसरा क्या आगे का कमिटमेंट है. In the process, we are forgetting that how we got selected to our post. If 100 officers are sitting here, I will tell you with authenticity, with authority, I will tell you 95 of the officers must have been selected under category 2B. General merit में कितने क्या select होते? See, when I was appointed as a civil judge and jail magistrate in 1997, there were 43 posts. I performed well in a Viva. One post was reserved for a Muslim under 2B. I performed well in a Viva, but despite that I was selected in 2B. So, because I am a Muslim, I got the job. Please don't forget this. अगर तुम सिर्फ मुसलमान ही हो तुम्हारा जॉब मिला टू बी में, नहीं तो तुम्हारा टू बी में तुम्हारा अकोमोडेटिस नहीं कर सकता तुम भी. एंड जनरल मेरिट पे तो हमारा रोल नहीं है. सो व्हेन वी गॉट द जॉब इन द नेम ऑफ आवर रिलीजन, इन द नेम ऑफ आवर कम्युनिटी, I think it is a duty of every officer to repay back to the society. In whatever possible, best possible manner, wherever you can do, you please do it. याद रख लिया, 60 years is the limitation. At one fine day, you will reach that age. अगर बहुत सारे अगर हमें देख रहे, पहले से देख ले करें, रिटायरमेंट होने के बाद मस्जिदा भर जाती है. रिटायरमेंट हुए बाद होम के जज्बे पैदा होते थे. इन सर्विस में होम का जज्बा नहीं है. See, when Allah has entrusted you with some power and you are in a position to deliver, you are not doing, and you are planning, your plan is for future after retirement, because you don't want to identify yourself as a Muslim. लाइब्रेरी रखना, किताबें रखना, पढ़ना, पढ़ाना, वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन, जैसे साहब आप बता रहे थे, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट. हम लोग सब पढ़ के आगे बढ़ना है. सर एज ए पब्लिशर अभी तक हम लोग 7,000-7,500 किताब हम लोग पब्लिश किए रहेंगे. उसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद, मेरे जो फादर थे, वी वर सो लकी सर के जमीर पाशा साहब उसके बहुत दोस्त थे, करीबी दोस्त थे. और उसी के रिश्तेदार में जो मोहम्मद रफी पाशा साहब है, उसकी किताबें हम लोग छापते आए और इतनी अच्छी बिकती है. और ही हैज रिटन सो वेल सर, IAS, KS के लिए किताबें
एक्चुअली जो भी पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, ऐसे किताबें पढ़ के आगे बढ़ना। हमारे डॉक्टर मुजम्मिल साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मुस्तकिल इसी तरह काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। शुरू ही से हमारी इनके साथ जो मुलाकात है उसमें बुनियाद ये है कि हम जो खिदमत करेंगे, हमारी जो खिदमत का दायरा होगा वो मजहब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हमको काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी रूट पर, उसी डायरेक्शन पर ये तमाम हजरात काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सिर्फ एक छोटी सी हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, नफा पहुंचाने वाला हो। ये हमारा जो मुल्क है ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत शानदार मुल्क है। बदकिस्मती से जब ये मुल्क की आजादी की कोशिश हुई, जो गंगा जमनी तहजीब थी वो तकसीम हिंद की वजह से बहुत मुतासिर हो गई। जिन लोगों को इस मुल्क छोड़कर जाना था वो तो जा चुके, लेकिन जो इस मुल्क में रहने वाले हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर इस मुल्क के अंदर हम महफूज रहना चाहते हैं तो हमें नफा बख्श बनकर दिखाना है, दूसरों को नफा पहुंचाने वाला बनकर दिखाना है। अगर हम बोझ बने रहेंगे तो कोई हमारा बोझ उठाकर नहीं घूमेगा। आज भी हमारे जितने ऑफिसर हजरात हैं जिनसे हमारे रवाबित हैं, हमारे जो निसार अहमद साहब वगैरह हैं, इनकी जो जब इसमें थे, जॉब में थे, अपनी जिम्मेदारी में थे, उस वक्त से हम इनको देख रहे हैं। और हमारा अपना ये तासुर है, हमारे जो ऑफिसर हजरात हैं जो हुकूमत के ओहदों पर फायज हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ अपने ओहदे को मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अदा करने वाले होंगे, छोटे ऑफिसर तो दूर की बात, बड़े ऑफिसरान भी उनका इकराम और एहतराम करते हैं और कोई गलत बात उनसे करवाने से वो डरते हैं। ये हमने अपना मुशाहिदा आपको बयान किया है। तो हम सबको नफा बख्श बनकर जिंदगी गुजारना है। और दूसरी बात यह है कि जिसको जितने मौके अल्लाह ने दिए हैं, जिसके अंदर जितनी सलाहियत है, उसी के मुताबिक कल आखिरत में आपसे पूछ होगी। एक आदमी सिर्फ जज्बात है, उसके पास मौके नहीं है, उसके पास सलाहियत नहीं है, उसको इतनी पूछ नहीं होगी जितनी एक जिम्मेदार ऑफिसर जिसको अल्लाह ने मौका दिया था, इंसानियत को बुनियाद बनाकर हर एक की खैर खाही करने के लिए अल्लाह ने जो मौका दिया था, उस मौके का अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसा कि हमारे सामने बात आई कि जॉब मिलने के बाद कुछ हजरात वो हैं जो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और आगे बढ़कर उनकी सोच बढ़ती है तो फिर वो अपने खानदान कबीले के बारे में सोचते हैं और इंसानियत और उम्मत के बारे में और नेशन के बारे में, मुल्क के बारे में नहीं सोचते, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात होगी, बहुत अफसोस की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कोई भी इदारे का एक गेट टुगेदर होना बहुत जरूरी है। इसका फायदा सिर्फ वो जो फंक्शन में जो अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे इदारे को है। उस प्रोसेस में DSF जो फाउंडेशन है वो जो सही राह पे आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, आज 50-60 अचीवर्स को अवार्ड है, लेकिन पूरे कम्युनिटी को इसका फायदा है। वो फायदा लेके जाने वाले जो भी अवार्डीज हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। ये मेरा एक परसेप्शन है कि आज वो सिर्फ अवार्ड नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी भी साथ में लेके जा रहे हैं। वो जो जिम्मेदारी जो आवाम है, जो हमारा मुआशरा है, हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन है, सब लोग सब बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये अमल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बातें ही रहेंगी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, I am Sufiana Dawal Saab Nadar. I come from small village Nargun, which belongs to Gadag district, and I have secured All India rank 2nd in ICR AIC SRF microbiology subject. I have done my graduation from College of Agriculture Chamaraj Nagar, which comes under University of Agriculture Science Bangalore, and my post graduation from University of Agriculture Sciences Dharwad. And
Like I have secured all India rank. Like it's not the personal achievement; it's the collective efforts of so many individuals who have supported me in this journey. Like mainly my mother. Like I lost my father when I was in 4th standard. Like from then, the only source of strength is my mother. Like she supported me at every stage of my life. Like through every challenges, it may be a financial, it may be a social challenges. Like she supported me in every stage of my life. डॉक्टर मुजम्मिल साहब बहुत बहुत मुबारक हो। DSF फाउंडेशन के तहत एक शानदार प्रोग्राम हुआ, फिक्र अंगेज प्रोग्राम हुआ। क्या मेहनत रही, क्या तरतीब रही और क्या मंसूबा रहा इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो DSF का जो टीम वर्क है, हमारे जो साथियां हैं, ट्रस्टेस है, इन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर प्रोग्राम अरेंज करे, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद होता ही था, हमारे जो लास्ट 12 साल से जो स्टूडेंट्स का जो जोर हो रहा था, स्टूडेंट्स को जो बात कर रहे थे हमें, उनके गाँव में जाके, उनके स्कूल में जाके, उनके मोहल्ले के मस्जिद में जाकर जो बात कर रहे थे, तो इससे लास्ट 10-12 साल से 75,000 बच्चों से ज्यादा ऑलरेडी शामिल हो गए हमारे ट्रस्ट के थ्रू से। इनामत ले कहीं, कैश अवार्ड्स ले कहीं, कैरियर गाइडेंस हो गए, बहुत सारे डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस में बन कहीं, एडवोकेट्स बन कहीं। तो ये हमारी सोच थी कि हमें हमारी कम्युनिटी को एम्पावर करना कर, तो एजुकेशन के थ्रू से एम्पावर कर सकते हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड एप्लीकेशन इज सुपर पावर। तो नॉलेज जो है हमें बच्चों को देना है, इल्म देना है। इल्म देते क्या होता है, बच्चे अगर एम्पावर आता बोल के हमें जो 10-12 साल से मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत में बहुत सारे ऑफिसर्स हमें साथ दे रहे थे। ये ऑफिसर्स 5-6 ऑफिसर्स हर प्रोग्राम को हमें बुलाते आते थे। हमें सोचे 5-6 ऑफिसर्स काफी नहीं है, हमने और 50 ऑफिसर्स होना। तो 50 ऑफिसर्स होना बोले तो क्या करना, हमें उनको जाकर मिलना, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना। तो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमें क्या करें, जो रिसेंटली 13 सितंबर को बहुत सारे ऑफिसर्स प्रमोशन है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, ये ऑफिसर्स को हमें क्या करें, गुलपोशी रख लिए। ये ऑफिसर्स को गुलपोशी रख लेके आज हमारे जनाब शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान शाह साहब को बुलाए, और जनाब हमारे IAS अफसर मोहसिन साहब को, और जनाब मुस्तफा हुसैन साहब को, और बहुत सारे ऑफिसर्स आज के प्रोग्राम में आए। आने के बाद भी करें, और मुफ्ती शमशुद्दीन साहब और आसिम साहब, ये सब आके क्या करें, ये 60-6 लोगों को, यस तुम्हें जो कामयाबी हासिल कर पाई तुम्हारी मेहनत से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करके तुम्हें प्रमोशन दे पाए। मगर मुसलमान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह भी कामयाब होना है, तो दोनों जगह कामयाब होना का तो कम से कम आपकी छुट्टियों में, इतवार के दिन छुट्टियों में कम से कम आके मोहल्लों में जाके कौम के बच्चों को आप इसके बारे में गाइड करो, आप जैसे बनाओ उनको। तो उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर बहुत खुश हुए, उन्हें बोले इंशाल्लाह हमें भी तुम्हारा साथ देती, बल्कि तो हमें उनका साथ क्या चाहती बोले तो हमारे बच्चों को एक रोल मॉडल बनना। उन्हें एक IAS ऑफिसर बन गई, हमारा बच्चा देखा तो उन्हें भी IAS ऑफिसर बनना, उन्हें IPS हो गए, हमारा बच्चा भी IPS बनना। यानी कि एक मुसलमान बच्चा जो है उसे बेसिक दीन का नॉलेज होते हुए दुनिया का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसलमान जो है हियर आफ्टर यहाँ भी कामयाब होना है और वहां भी कामयाब होना है। और सब लोग क्या है, आजाद है, मगर मुसलमान आजाद नहीं है। मुसलमान जो चाहता है वो खा नहीं सकता, मुसलमान जो चाहता है वो देख नहीं सकता, मुसलमान जो चाहता है वो पी नहीं सकता, मुसलमान जो चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे डूस एंड डोंट्स है, करना और नहीं करना बोलता है। उसके मुसलमान को जो है दुनिया में भी आखिरत में दोनों जगह कामयाब होना है। कामयाब होना है तो पहले क्या है, हमारे बच्चों के अंदर दीनी इल्म आना बहुत जरूरी है, उससे हलाल और हराम की पहचान होना चाहिए। उसके बाद में हमारे बच्चे क्या है, दुनिया के इल्म के अंदर उन्हें डिग्री करेंगे, मास्टर्स करेंगे, उसके बाद में जो चाहे बढ़ेंगे आगे। उसके लिए DSF टीम है, और बहुत सारे हमारे जो आज जो उलमा आए थे, बहुत सारे ऑफिसर्स आए थे, उन्हें सब बोला इंशाल्लाह हमें तुम्हारा साथ देती बोल के। तो उसके लिए मैं हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बच्चों की निगरानी करो, आपके बच्चों की निगरानी करो। आज के किसी भी 5-10 बच्चे नहीं, आज 1-2-3 बच्चे 600, निगरानी करो। तुम्हें अगर से तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं करे तो मोहल्ले के बिगड़े हुए बच्चे बुरी तरबियत कर डालती। तो उसके वास्ते हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बच्चों से दोस्ती करो, तुम्हारे बच्चों के साथ वक्त दियो, तुम्हारे बच्चों की निगरानी करो, और उससे एक अच्छा मुसलमान बनो, और दुनिया में आखिर दोनों जगह कामयाब करो। तो उसके लिए हमारे DSF की टोटल टीम, तो इसे जो साथ हमारी टीम में जो साथ था, वो साथ की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार है, हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार है, जितने हमारे उलमा आए थे उनका शुक्रगुजार, और जितने ऑफिसर्स आकर खुशी खुशी से उन्हें गुलपोशी शालपोशी करने की इनामत लेकर गए। इंशाअल्लाह इन्हों जो है आने वाले दिनों के अंदर कौम की फिक्र करते हुए, कौम के बच्चों की मदद करते हुए उम्मीद है, इंशाअल्लाह वो उम्मीद तो दुनिया कायम है। आने वाले दिनों के अंदर हमें देखेंगे वो क्या करते हैं। कई सजेशंस यहाँ पर आए हैं, खासतौर पर 7 से जो है काउंसलिंग शुरू करना है, और हर ऑफिसर जो है वो अपने इलाके के कुछ बच्चों की मदद करना है। तो इन सजेशंस पर क्या काम करेगी आपकी तंजीम? प्रोग्राम के बाद
आइंदा के क्या इकदाम होंगे आपके? इंशाल्लाह हमारे अभी इमीडिएट प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, इमीडिएट गोल क्या है हमारा, कि हमें 7वीं क्लास से हमें क्या करते हैं, बच्चों को काउंसलिंग करते, उनको करियर काउंसलिंग करके उनको एम सेट करती, गोल सेट करती। क्योंकि उन्होंने पीयूसी जाकर उसके बाद तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो तो नहीं होता, केएस बनो तो नहीं होता। उसका क्या है 7वीं 8वीं क्लास से उनको हमें क्या करना, उनका माइंड सेट करना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, ऑफिसर से हमें क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें क्या करो, कम से कम जरा बोलो, हमारी टीम अच्छे संडे के दिन मस्जिद में बिठा को, हर महीना एक संडे मस्जिद में जो है हम ये कैरियर काउंसलिंग करेंगे। ऑलरेडी हमें व्हाइट फील्ड में स्टार्ट कर को ही चलने को है, और ऑलरेडी हॉस्पिटल में स्टार्ट कर को ही, उसके लिए हमें कैरियर काउंसलिंग करेंगे। उसके लिए ऑफिसर्स का रिक्वेस्ट है, आप लोग साथ दियो, आपके मोहल्ले के बच्चों को लेकर साथ दियो, आपके गाँव के बच्चों को लेकर साथ दियो, हमारी टीम उस पर मेहनत करती है।